चलिए, परमाणु ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा दोनों एक ही संदर्भ है और ऊर्जा का स्रोत यहाँ परमाणु या नाभिक को माना जाता है। और बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जैसे यूरेनियम है, ठीक है, उसके नाभिक पर बमबार्डिंग करके ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, कौन कौन? विखंडन और संलयन। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा है क्या? यहाँ ऊर्जा का स्रोत कौन है? किसका परमाणु? रेडियो एक्टिव। ऊर्जा का स्रोत रेडियो एक्टिव तत्वों का क्या? का नाभिक, परमाणु, है ना। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? नाभिक से विखंडन या संलयन। तो नाभिक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिक क्या? परमाणु का होता है ना, इसलिए परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। क्लियर है? अब दो तरीके से प्राप्त करते हैं, एक विखंडन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिशन। इसमें क्या होता है? भारी नाभिक को के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है। भारी नाभिक के हल्के नाभिकों में टूटने से ऊर्जा प्राप्त होती है, विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन आधारित परमाणु ऊर्जा या विखंडन आधारित नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा तरीका है संलयन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूजन। इसमें क्या होता है? जुड़ने से ऊर्जा, हल्के नाभिकों के जुड़ने से जब भारी नाभिक बनते हैं तो बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है संलयन। और इस क्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे संलयन आधारित नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। तो ये विखंडन हो गया, ये संलयन हो गया। क्लियर है? क्लियर है ना? ये दोनों तरह से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अब विखंडन का सामाजिक आर्थिक उपयोग भी हो सकता है और विध्वंसात्मक उपयोग भी हो सकता है, नागरिक उपयोग भी हो सकता है और सैन्य उपयोग भी हो सकता है। तो नागरिक या असैन्य उपयोग को ही रचनात्मक उपयोग कहा जाए। रचनात्मक उपयोग में क्या होता है? विद्युत हो गया, कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, वगैरह वगैरह। ये हम यहाँ पर करेंगे, इस कॉलम में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर केवल बता दे रहे हैं कि इस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, इस ऊर्जा से क्या कुछ किया जाता है। और दूसरा क्या है? सैन्य उपयोग। इसमें क्या होता है? विध्वंसात्मक उपयोग, मतलब परमाणु अस्त्र हासिल करना, परमाणु परीक्षण करके परमाणु बम बनाना। ये दो तरह का उपयोग होता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर एक कंसेप्ट ले लीजिए। विखंडन आधारित जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है पूरी दुनिया में चल रहा है और इसका दोनों उपयोग हो रहा है। विखंडन आधारित परमाणु ऊर्जा का सामाजिक आर्थिक उपयोग भी हो रहा है और विध्वंसात्मक उपयोग भी हो रहा है ना। परमाणु बम बना लिया गया है ना, ये भी हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। संलयन आधारित परमाणु ऊर्जा का क्या हो रहा है? विध्वंसात्मक उपयोग। हाइड्रोजन बम तो बना लिया गया है, लेकिन रचनात्मक उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है। रचनात्मक उपयोग के लिए ITER फ्रांस में बनाया जा रहा है। चीन, कोरिया वगैरह ने भी ये दावा किया है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? पूरे विश्व में जो हो रहा है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, पूरी दुनिया के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में भी ले लेंगे हम। इसमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का दो तरीका कौन कौन? विखंडन, दूसरा संलयन। विखंडन का रचनात्मक उपयोग हो रहा है। विध्वंसात्मक उपयोग ये भी हो रहा है। परमाणु बम का विकास अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया के द्वारा। इसका उदाहरण 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में देखा गया। एक बात और, रचनात्मक उपयोग जो है इसके लिए क्या किया जाता है? परमाणु रिएक्टर, जहां परमाणु की श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करके सामाजिक आर्थिक उपयोग में उस ऊर्जा को यूज किया जाता है। और विध्वंसात्मक उपयोग क्या होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। रिएक्टर में क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित और ये अनियंत्रित। तो संलयन में जो है इसमें तो दोनों ही ये नियंत्रित हो गया जो रिएक्टर में होता है। ये भारत में भी इसमें ये काम कर रहा है और पूरी दुनिया में भी लगभग हो रहा है। और विध्वंसात्मक उपयोग भी भारत, अमेरिका, ये चाइना सबने परमाणु बम बना लिया है। ये क्या है?
अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जब नियंत्रित होता है तो रिएक्टर, और जब अनियंत्रित हो गया तो बम। क्लियर है? और रिएक्टर से प्राप्त समस्थानिक का, रेडिएशन का वगैरह 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 का उपयोग होता है समाजार्थिक कृषि में, चिकित्सा में, जल विज्ञान में, जलमल शोधन में, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में, तात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने में, फूड प्रोसेसिंग में, उद्योग में, सर्जरी में वगैरह वगैरह में। ठीक है? और परमाणु बम का उपयोग मारने में। ठीक है? संलयन की प्रक्रिया के क्षेत्र में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन बम क्या ये बना लिया गया है, और भारत भी इसमें सक्षम है। लेकिन नियंत्रित यानी रिएक्टर अभी तक जो है इसका ये व्यावसायिक उपयोग नहीं हुआ है। व्यावसायिक उपयोग के लिए और रिएक्टर, संलयन आधारित रिएक्टर बनाकर उससे बिजली प्राप्त करने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रयोग कहाँ हो रहा है? ITER। और इसको क्या कहा जा रहा है? लिटिल सन। क्या कहा जा रहा है? लिटिल सन। क्यों? क्योंकि सन में भी संलयन ऊर्जा का उपयोग होता, संलयन ऊर्जा निरंतर जारी है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अपने देश में भी इसका दोनों तरह का उपयोग हो रहा है, और इसका एक ही अनियंत्रित। इसको कंट्रोल कर पाना अभी तक संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए 1 करोड़ डिग्री केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और 1 करोड़ डिग्री केल्विन टेम्परेचर को उत्पन्न करना और उसको मेंटेन करते हुए हाइड्रोजन के 2 नाभिकों को जोड़ना, उसके लिए एक चाहिए क्या? बर्तन, उपकरण। वो बनाना काफी कठिन रहा है। एक तो क्या 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर उत्पन्न करना, फिर उसको बनाए रखना। ठीक है? और उसको नियंत्रित करने के लिए जो उपकरण चाहिए उसका विकास, ताकि उसमें संलयन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। समझ में आई बात? ये काफी टफ है। तो प्रयोग हो रहे हैं, और कई देशों ने कहा भी है हम प्रयोग में सफल हो गए। जैसे चीन कहता है ये प्रयोग में सफल हो गए हैं। तो जब कुछ ऐसा होने लगेगा, उत्पादन होगा, तब ना बिजली बनेगी या वगैरह वगैरह, ये प्रकाश में आएंगे कि हाँ कोई रिएक्टर बना है जिससे, जो संलयन आधारित है और जिससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है, और भी बहुत तरह की बातें जो यहाँ होता है वहां भी हो रहा है। क्लियर है? भारत में भी यही है। भारत ने ये भी रिएक्टर से बिजली और ये कृषि, चिकित्सा वगैरह में रिएक्टर का उपयोग कर रहा है। विध्वंसात्मक उपयोग परमाणु बम बना लिया है भारत ने। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया 1998 में ये भी कर लिया, संलयन आधारित परीक्षण भी कर लिया, लेकिन नियंत्रित भारत में नहीं हुआ है। ITER में भारत भी भागीदार है। बताया था मैंने कि ITER के लिए क्या भारत ने किया है? क्रायोस्टेट बनाया है, जो पूरी दुनिया का माना जाता है कि सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर हो सकता है वो। क्लियर है? चलिए, अब भारत के संदर्भ में क्या हो रहा है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम रचनात्मक उपयोग तो समझ गए ना। इसी को असैन्य संदर्भ, असैन्य पहलू भी कहा गया। इसके संदर्भ में क्या हो रहा है? 3 चरणीय प्रोग्राम है भारत में। क्या? 3 चरणीय कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। प्रथम चरण में यूरेनियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे चरण में प्लूटोनियम, तीसरे चरण में थोरियम। ठीक है? और सैन्य उपयोग के क्षेत्र में भारत ने क्या किया है? और इन तीनों चरणों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसमें किया जा रहा है? रचनात्मक में भी और सैन्य उपयोग भी। सैन्य उपयोग में क्या हुआ है? पहली बार कब हुआ? 1975 में। दूसरी बार 1998 में। हम लोगों ने क्या किया? 1974 परमाणु परीक्षण किया। अब परमाणु परीक्षण करके क्या बनाया? परमाणु बम। 1998 में हाइड्रोजन बम भी बना लिया। हाँ, संलयन में वही ना हुआ। नहीं समझे? क्लियर है? ये भारत का ब्रीफ हो गया ना? समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे तो फिर से पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन? भारत के सभी कार्यक्रम का जो है ये ब्रीफ हो गया ना? हाँ, वो तो उसी समय पढ़ा चुके। ये प्रायोगिक चरण है। समस्या क्या है? प्रयोग हो रहा है। हाँ, ठीक है। प्रथम चरण से जो प्राप्त अनुभव है उसका उपयोग हो रहा है कृषि में, चिकित्सा में, बिजली प्राप्त करने वगैरह वगैरह। द्वितीय चरण जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चरण है। ये सब विस्तार से पढ़ा है, नोट्स में है। तृतीय चरण थोरियम आधारित, इस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। ठीक है? तीसरे चरण का जो ये है वो हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि हमारे विश्व का 1/3 थोरियम कहाँ माना जाता है कि भारत में है, पर्याप्त मात्रा में। ये तीसरे चरण का प्रयोग भी चल रहा है भारत में। क्लियर है? ये ब्रीफ है।
अगर मान लीजिए 7 अंक में या 8 अंक में पूछता है, कम शब्दों में लिखना है, तो इतना ही लिखिए, इसको सेंटेंस बना करके, जो नोट्स में है ही। क्लियर है? सारा विजन क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और कोई दिक्कत? अब सामाजिक आर्थिक उपयोग में अभी आप लोगों ने पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। पहला क्या, सबसे बड़ा उपयोग क्या, पहला क्या है? अरे विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा तो कोयला से भी मिलता है, पेट्रो गैस से भी मिलता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से भी मिलता है, और जल विद्युत भी, पानी से भी हम लोग बात। लेकिन सबकी सीमा है। कोयला से क्या है, कार्बन एमिशन होता है, ठीक है, और हमारे यहाँ सीमित है। पेट्रो गैस बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है, और इसके साथ और भी समस्या है। जल विद्युत के साथ पारिस्थितिकी और संतुलन की समस्या है। परमाणु ऊर्जा के साथ ऐसी समस्या नहीं है। और ये जीवाश्म ईंधन से आधारित जो ऊर्जा है, ये कोयला पेट्रोल, उसके तुलना में यह क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। क्या है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। दूसरा, चिकित्सा में देखिए, चिकित्सा में क्या क्या, जांच में डायग्नोसिस और उपचार। डायग्नोसिस भी होता है और ट्रीटमेंट भी, ठीक है, प्रतिरक्षण में भी। और इसमें क्या हो रहा है, रेडियो डायग्नोसिस, रोगों की पहचान के लिए, विस्तार से नोट्स में है ही। और रेडियो आइसोटोप, क्या आइसोटोप का उपयोग किया जा रहा है। और रेडियो आइसोटोप को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन। जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर में। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड, ठीक है। फास्फोरस 32 का उपयोग हार्ट, क्लियर है। और रेडिएशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैंसर के उपचार में, ठीक है। ये और भी चर्म से संबंधित, या और भी गॉल ब्लैडर सर्जरी में, कॉस्मेटिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में। क्लियर हो गया? रेडिएशन थेरेपी, न्यूक्लियर थेरेपी, शरीर के अंदर डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, शरीर के अंदर जो रेडिएशन के द्वारा वो चित्र लिया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, कौन अंग, एक्सरे, गामा रे आदि से। कृषि, हाँ, लेजर से भी। कृषि में 2 चीज मैंने बताया, एक म्यूटेशन, दूसरा रेडिएशन। म्यूटेशन में क्या किया जाता है, उच्च कोटि के बीजों का विकास जो कीट रोधी हो, रोग रोधी हो। जो फसलों की सुरक्षा में, खाद्य सुरक्षा में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या उपयोगी है। रेडिएशन के द्वारा क्या किया जाता है, फल फूल, सब्जी, मसाले, समुद्री उत्पाद, खाद्य पदार्थों का क्या है, जीवन काल बढ़ा दिया जाता है, मूल्यवर्धन किया जाता है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफी सहायक है। तो हमारे लिए ये क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में फसल की पैदावार बढ़ाने, फसलों की सुरक्षा, फसलों के अनाज के प्रोसेसिंग में, ये सब में काम आ रहा है। कृषि के क्षेत्र में समझ गए, विस्तार से नोट्स में है। फूड रेडिएशन बताए थे, खाद्य किरणन क्या है, रेडिएशन से गुजारा जाता है, तो उसमें जो जर्म होता है वो खत्म हो जाता है, वो जल्दी सड़ता नहीं है, तो निर्यात के दृष्टिकोण से उपयोगी है वो, ठीक है, लंबे समय तक रह सकता है, अनाज बर्बाद नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ डायग्राम है, इसलिए सब लिखेंगे नहीं, संदर्भ समझा दिए। ये हमारे लिए क्या हो गया, कृषि के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग म्यूटेशन के रूप में और रेडिएशन के सहारे, फूड रेडिएशन, फूड और वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होगा, खाद्य सुरक्षा भी होगी, भोजन बर्बाद भी नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा, किसानों के लिए अतिरिक्त आय भी। और जब अनाज, फल फूल, सब्जी, मसाले अधिक दिनों तक रहेंगे तो हम उसको प्राकृतिक विशेषता के साथ निर्यात भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग वैल्यू, ये रोजगार भी क्रिएट होगा। और जब कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा मौसम आता है जब किसानों को कोई काम नहीं होता है, तो उस समय ये रोजगार दे सकता है। तो ये कृषि के क्षेत्र में हो गया। चौथा, जल विज्ञान के क्षेत्र में, क्या जलमल शोधन में, डिसैलिनेशन बताए थे ना, विलवनीकरण क्या है, खारे पानी को साफ करने में, भूमिगत जल में मिले रसायनों का पता लगाने में, गंदे नाली के पानी को साफ करने में, ठीक है, जल, ये हो गया। 5वां, औद्योगिक उपयोग होगा। जैसे औद्योगिक उपयोग में अब न्यूक्लियर मेडिसिन का उत्पादन होगा तो वो उद्योग नहीं हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उद्योग नहीं हुआ। और लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, लेजर प्रिंटर है, बारकोड रीडर है, उसमें किया जाता है। और उपकरणों के टूटे फूटे उपकरणों को जोड़ने में किया जाता है लेजर का उपयोग, ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी है इसका उपयोग है। उसके बाद टूटे फूटे चीजों को जोड़ना, वो ये बहुमूल्य रत्न को आकार देना, तराशना, उसमें भी है, ये उद्योग हो गया, रत्न उद्योग उसको कहते हैं, डायमंड इंडस्ट्री वगैरह वगैरह।
और ये छठा, और क्या, पाइपलाइनों में जो रिसाव है उसको पता लगाने में है, कि रिसाव का पता लगाने में। उसके बाद पुरातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने में है, और क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में, अवशिष्ट प्रबंधन में। अवशिष्ट प्रबंधन में बार्क ने कौन सा यंत्र अथी बना, ये प्लांट बैठाया है, निसर्गुना, याद है प्लांट, उससे क्या होता है, बायोगैस और खाद, उसमें अवशिष्ट का उपयोग किया जाता है, किचन अवशिष्ट, शहरी अवशिष्ट, कृषि अवशिष्ट, निसर्गुना याद है ना। और इसी क्रम में बार्क ने क्या किया है, रोबोटिक्स और सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी काम किया है। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी बार्क आगे है। तो समाजार्थिक उपयोग तो है ही, और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न भी बनाया है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ने भारत को क्या किया है, परमाणु शक्ति संपन्न भी बनाया है। इससे भारत की कूटनीतिक महत्ता बढ़ी है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब जोखिम क्या है, ओवरऑल पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में, पूरी दुनिया के संबंध में परमाणु ऊर्जा के संबंध में जोखिम क्या है। जोखिम क्या है, रचनात्मक उपयोग में जोखिम नहीं है, विध्वंसात्मक और ये सैन्य उपयोग में, सैनिक उपयोग में। तो सैनिक उपयोग में क्या, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का खतरा, परमाणु बम का खतरा, एक परमाणु बम, दो परमाणु बम का क्या विनाशक शक्ति हो सकता है किसी परमाणु बम का, वो उदाहरण दुनिया ने देखा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। आज कितने बम है पूरी दुनिया में, 26,000। यानी मानवता जो है वह क्या है, ज्वालामुखी के क्रेटर पे बैठा हुआ है। क्रेटर समझते हैं ना, वहां बैठा हुआ है। क्रेटर नहीं कहिए, क्रेटर जब बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, क्रेटर जब बड़ा आकार का हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। हाँ हाँ ठीक बोले। चलिए आप लोग सोचिए, बात बताइए। 26,000 परमाणु बम बना के रखा है हम लोगों ने। अब परमाणु बम से ही जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा खतरा, कि परमाणु बम अगर किसी सरकार के पास हो तो वो जिम्मेवार होगी, लेकिन गैर सरकार, नॉन स्टेट एक्टर जैसे आतंकवादी है उसके हाथ में आ जाए तो अभी पूरी दुनिया उसी दहशत में है, परमाणु आतंक। तीसरा दुर्घटना, परमाणु रिएक्टर दुर्घटना, शीतलकों का बाधित होना। ये 3 बार बड़ी बड़ी दुर्घटना देखा दुनिया ने, फुकुशिमा, चेरनोबिल और 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड कहाँ है, यूएसए में। वहां भी हो सकता है। जैसे हम लोग बहुत सोच समझ के, बहुत परीक्षण करके ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां भूकंप की संभावना कम हो, लेकिन हम लोगों ने किया ना, प्रकृति ने निश्चित नहीं किया है कि वहां नहीं होगा। नहीं समझे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग लिखे ही, चेरनोबिल में जो दुर्घटना हुई उसके कारण क्या हुआ है, 4000 किलोमीटर का क्षेत्र हजारों साल के लिए रहने योग्य नहीं रह गया। ऐसी ऊर्जा किस काम की, और 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रेडिएशन से ग्रस्त है। और ये 3 दुर्घटना बता दिया कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और एक परमाणु बम में जितना परमाणु ईंधन होता है उससे कई गुना ज्यादा ईंधन किसमें होता है, रिएक्टर में। तो रिएक्टर क्या, वो अपने आप में कई ठो परमाणु बम है, अगर कुछ हुआ तो भयंकर विनाश हो सकता है। तो ये सब रिस्क है, ठीक है। भूकंप और सुनामी का खतरा बताए थे, शीतलक के बाधित होने का खतरा, वातावरण में रेडिएशन फैलने का खतरा। अब यहाँ पर सारा तो नोट्स में है ही। एक खतरा ये भी है कि परमाणु रिएक्टर आएगा, कल उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी मशीन कितने दिनों तक चलता है, उसका जीवन काल होता है ना, एक समय के बाद उसको हटाना पड़ता है। तो जब रिएक्टर को डीकमिशनिंग उसको कहा जाता है, हटाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, तो वो अलग खतरा होगा। परमाणु रिएक्टरों का अवशिष्ट वो अपने आप में रेडियो एक्टिव होता है, उसको कहाँ फेंका जाए, वो कचरा नहीं है नगर निगम के जाके डंपिंग साइट में रख दिए, हाँ, उसमें जो पानी मारा जाता है। तो इतना ज्यादा जोखिम है। उपाय के लिए क्या किया जाता है, सुरक्षा एवं बचाव। दुर्घटना हुआ तो इसका कोई क्षतिपूर्ति, क्षति कितना होगा उसका आकलन नहीं किया जा सकता, तो सुरक्षा ही बचाव है। तो क्या किया जाता है, पूरी दुनिया में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो प्रयास किया जा रहा है कि क्या, भूकंप ऐसा जगह पर बनाया जाए कि भूकंप का खतरा कम हो। समुद्र के किनारे अगर बनाया जा रहा है तो ऊंची दीवार बना दी जाए, जहां रिएक्टर बनाया जा रहा है वहां पर
बहुत दूर दूर तक मानव रहित क्षेत्र बना दिया जाए और नियमित रूप से जांच परीक्षण हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हो, हमारे यहाँ जैसे बाढ़ सेफ्टी काउंसिल है, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हमारे यहाँ भी है। पूरी दुनिया में क्या हुआ है, परमाणु हथियारों के परीक्षण और परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एक एनपीटी टीटी लाया गया है सीटीबीटी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी शांतिपूर्ण और रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, एमटीसीआर, एनएसजी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर वानो, जिसका एक भागीदार कौन है हमारा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सभी जो ये कार्यक्रम है या संधि है, इन सभी का उद्देश्य क्या है, जोखिम को कम करना, परमाणु हथियार से जुड़े जोखिम और खतरे को कम करना। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले तब कुछ पूछना है तो पूछ, आप क्वेश्चन पूछिए। पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन लिखे कोई, परमाणु ऊर्जा क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, अब भूलिएगा नहीं कभी। आप कोई बुक वगैरह कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। इस यम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्रमशः विखंडन आधारित और संलयन आधारित नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्रमशः उसमें जोड़ दिए, टूटने से विखंडन, जोड़ने से संलयन। हो गया एक लाइन में। हम बता रहे सात अगर 7 अंक का पूछा जाता है तो आपको लिखना है कितना, 5 मिनट में। और उसके बाद कह रहा है क्या भारतीय ऊर्जा संकट को दूर करने में सहायक है, तो उसमें दे दीजिए कि परमाणु ऊर्जा के तीसरे चरण का जो ईंधन है थोरियम, वो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है और संलयन आधारित रॉ मटेरियल प्रकृति के वातावरण में पर्याप्त मात्रा में। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अगर भारत आगे बढ़ता है तो काफी हद तक ऊर्जा सुरक्षा का, ऊर्जा संकट का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। ठीक है बस। और इसमें थोड़ा सा वो दे दीजिएगा कि यहाँ जो कोयला, पेट्रो गैस, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के स्रोत तो हैं लेकिन इन सभी की सीमाएं हैं और इन सीमाओं के मद्देनजर परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो ये कच्चे माल है जैसे थोरियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और संलयन के क्रम में जो कच्चा माल है हाइड्रोजन, वह भी पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध है। भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी चलाया जा रहा है। कितना थी हुआ, 5 मिनट नहीं हो जाएगा। अगर विस्तार से कहे तो विस्तार से लिखिए। अड़तीस अंक, ये 38 अंक का है तो पूरा विस्तार से लिखिए ना। बिजली उत्पादन ना, यहाँ बिजली है, अंग्रेजी में देखिएगा ना। अगर सैन्य, अगर उस तरह का सैन्य शब्द रहता है मिलिट्री, तो उसमें लिखिए वो परमाणु शक्ति, हिंदी में लिखा है ना, अंग्रेजी में क्या लिखा है। हाँ, तो अंग्रेजी में पावर होगा या इलेक्ट्रिक होगा। परमाणु हथियार तरफ नहीं जाना है, इसलिए हम हमेशा अंग्रेजी शब्द जरूर कहते हैं।